हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है रेबिका, जो आई थी 1940 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं एक मेंडरले नाम का महल, जो कि एक खंडर के रूप में हो चुका होता है, मगर पहले इसकी अलग ही शान थी। अब हम समय से थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां हम समुद्र किनारे चट्टान के ऊपर एक शख्स को देखते हैं, जिसका नाम मैक्सिम डे बेंटर होता है। ये कुछ सोचता हुआ आगे कदम बढ़ा रहा होता है, मगर तभी पीछे से एक लड़की उसे रोकती है। उसे लगता है कि ये शायद आत्महत्या करने वाला है। मैक्सिम उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलती कि मैं अपनी मालकिन के साथ यहाँ छुट्टियां बिताने आई हूँ। मैक्सिम उससे बोलता, मैं सिर्फ समंदर देख रहा था और तुम अपना काम करो। ये सुनकर वो लड़की चली जाती है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं, जो अपनी अमीर विधवा मालकिन वैन हॉपर के साथ एक अच्छे होटल में होती है। वो एक सीधी सादी सी लड़की है। वैन हॉपर उससे बोलती कि मैं यहाँ कभी ऑफ सीजन में नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ कोई भी बड़ी हस्ती वाला नहीं है। उसे अपने अमीरपन पे घमंड था। मगर तभी वैन हॉपर की नज़र मैक्सिम के ओर चली जाती है, क्योंकि मैक्सिम मेंडरले महल का मालिक होता है। वैन हॉपर उसे पहले से जानती थी, इसलिए वो मैक्सिम को कॉफी का ऑफर देती है। और वो उस लड़की से बोलती है, तुम जाकर उस बेवकूफ वेटर से कॉफी के बारे में बोलो। मगर मैक्सिम खुद ही उन दोनों के लिए कॉफी का ऑर्डर कर देता है। वैन हॉपर उससे बोलती, तुम अपना मेंडरले को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? जबकि वो महल मेरे पास होता तो मैं यहाँ छुट्टियां बिताने इस घटिया जगह कभी नहीं आती, क्योंकि मेंडरले खूबसूरत वादियों में होता है। मैक्सिम उस लड़की से बातें करना चाहता है, मगर वैन हॉपर बीच बीच में अपनी टांग अड़ाती रहती है। फिर मैक्सिम उन दोनों को गुड नाइट बोलकर चला जाता है, मगर वो लड़की मैक्सिम के ख्यालों में खो सी जाती है। अगले दिन हम उस लड़की को देखते हैं, जिससे गलती से फूल और गुलदस्ता गिर जाता है, जिससे वो डर जाती है। तभी उसे देखकर मैक्सिम उसके पास आता और बोलता, कोई बात नहीं। फिर वो उसे अपने टेबल पर ले आता और खाने का ऑर्डर देता है, और उससे वैन हॉपर के बारे में पूछता है। वो बोलती कि बीमार है, उन्हें सर्दी लग गई है। मैक्सिम उससे बोलता, वैन हॉपर तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? वो बोलती कि नहीं, मैं उनके पास सैलरी के तौर पर काम करती हूँ। मेरे माता पिता के खत्म होने के बाद मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। वो बताती कि मुझे पेंटिंग का भी शौक है, और वो मैक्सिम का एक स्केच बनाती है। मैक्सिम वहाँ समंदर को देखकर बोलता है, मुझे ये घर की याद दिलाती है, क्योंकि समंदर हमारे मेंडरले के बगल में ही है। वो लड़की बोलती कि मैंने मेंडरले को एक पोस्ट कार्ड के फोटो में देखा है, और पूछने पता चला कि मेंडरले है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर मैक्सिम उससे बोलता है, मैं जन्म से लेकर सारी उम्र वहीं रहा, मगर मुझे वहाँ अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ घूमने चला आया। और ये बोलकर वो चला जाता है। अगले दिन हम फिर से उस लड़की को देखते हैं, जो वैन हॉपर की बातें सुन रही होती है, जो नर्स से बोल रही थी। वैन हॉपर नर्स से बोलती है, मैक्सिम को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और उसकी पत्नी को भी, जिसका नाम रेबिका था, और वो बेचारी एक हादसे के दौरान समंदर में डूबकर मर गई, जो कि मेंडरले के पास एक नाव में सैर कर रही थी। इसके बारे में मैक्सिम कभी बात नहीं करता और हमेशा टूटा हुआ रहता है। उस रात उस लड़की को रात भर वही बातें याद आ रही होती हैं, जो वैन हॉपर ने नर्स से बोली थी। अगले दिन वो लड़की टेनिस खेलने के लिए बाहर जाती है, मगर मैक्सिम उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। इस बीच वैन हॉपर अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिससे मैक्सिम उस लड़के के काफी करीब आ चुका था। फिर एक दिन वैन हॉपर उसके टेनिस खेलने को लेकर बोलती है, क्या तुम विंबलडन की तैयारी कर रही हो? उससे अच्छा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर अगले दिन वैन हॉपर के नाम एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता कि उनकी बेटी की सगाई हो चुकी है और अब उसकी शादी होने वाली है। इसलिए वैन हॉपर उस लड़की से बोलती, जल्दी सामान पैक कर लो, हमें जल्दी न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा। ये बात सुनकर वो लड़की उदास सी हो जाती है। फिर वो मैक्सिम को फोन करती है, मगर मैक्सिम बाहर होता है। वो एक मैसेज छोड़ देती है, मगर कोई रिप्लाई ना आने पर वो वैन हॉपर से बहाना बनाती कि मैं रूम को एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, शायद कोई सामान छूट ना जाए। और कमरे में आती वो फिर से फोन करती है मैक्सिम को, मगर तभी वहाँ वैन हॉपर आ जाती है। वो वैन हॉपर से बोलती है, मैं एक किताब ढूंढ रही हूँ। बाहर आने के बाद वो फिर से बहाना बनाती और कमरे में चली जाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। जबकि वैन हॉपर बाहर जल्दीबाजी कर रही होती है, क्योंकि उनकी ट्रेन का समय हो चुका था। उधर बहुत मेहनत करके वो मैक्सिम से मिल जाती है और उससे बोलती है, हम अभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जिसे सुनकर मैक्सिम भी सोच में पड़ जाता है और उससे बोलता है, तुम न्यूयॉर्क को पसंद करती हो या मेंडरले को? वो बोलती, मजाक का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी वैन हॉपर के संग जाना है। मैक्सिम फिर से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मेंडरले में रहना नहीं चाहती?
लड़की उससे बोलती मुझे वहाँ कौन सा काम करना होगा। मैक्सिम बोलता बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की को यकीन नहीं होता। लड़की उससे बोलती मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आई थी। अब वो लड़की वैन हॉपर को भूल गई थी जो उसका इंतजार बाहर कर रही थी। फिर मैक्सिम फोन करके बोलता कि वैन हॉपर को मेरे कमरे में भेज दो। जहां मैक्सिम वैन हॉपर से बोलता मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मैक्सिम से मना करती ये ठीक नहीं है, मगर मैक्सिम कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसने फैसला कर लिया था। मैक्सिम के जाने के बाद वैन हॉपर उस लड़की से बोलती कि मेरे पीछे तुमने मैक्सिम को फंसा लिया, वो भी टेनिस खेलने के बहाने, और मैक्सिम तुमसे सिर्फ शादी अकेलापन दूर करने के लिए कर रहा है। और उसे उल्टा सीधा बोल कर वैन हॉपर वहां चली जाती है। फिर मैक्सिम उस लड़की से सिंपल तरीके से शादी कर लेता है और अब इस लड़की को मैक्सिम का सरनेम मिल जाता है, मिसेस डे विंटर। इस खुशी में मैक्सिम फूलों का बड़ा गुलदस्ता उसे देता है जिसे देखकर बहुत खुश होती है। अब हम उनकी गाड़ी को देखते जो मंडरले के गेट के अंदर दाखिल हो जाती है। मंडरले वाकई में बहुत बड़ा होता है। ये देखकर मिसेस डे विंटर नर्वस सी होती है। मैक्सिम बोलता तुमको यहाँ किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। तभी बारिश होने लग जाती है। मिसेस डे विंटर पहली बार मंडरले को देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो कि एक बहुत बड़ा महल होता है, उसकी अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। और अब मिसेस डे विंटर मंडरले के अंदर आती है जहां उनके स्वागत के लिए कई नौकरों का एक समूह होता है और इनके बीच होती है डेनवर्स नाम की एक औरत जो इस पूरे मंडरले की जिम्मेदारी इसी के हाथ होती है और हमेशा सीरियस मूड में रहती है। उसे देखकर मिसेस डे विंटर बहुत ही होपलेस हो जाती हैं क्योंकि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इस मंडरले की रानी होगी। डैनवर्स को देखकर ऐसा लगता कि वो मिसेस डे विंटर को नहीं चाहती। उसके बाद डैनवर्स मिसेस डे विंटर से मिलती है और उससे बोलती है तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि तुम्हें एक पर्सनल नौकरानी भी दी जाएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। डैनवर्स पहली वाली मिसेस डे विंटर के काफी करीब थी क्योंकि उसने वहाँ कोई भी चीज नहीं बदली थी और वहाँ की सारी चीजें रेविका से ताल्लुक रखती थी। फिर डैनवर्स उसका बेडरूम पूरब की ओर का देती है जबकि पश्चिम में रेबिका का बेडरूम था जो खास होता क्योंकि वहां से समंदर का नजारा दिखा करता था। डैनवर्स का विचार होता कि रेबिका की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर डैनवर्स रेबिका का रूम उसे दिखाती है और बोलती है अंदर से बहुत ही आलीशान है मगर अब ये बंद ही रहता जिससे यहाँ कोई जा न सके। जबकि उस रूम के बाहर एक कुत्ता बैठा होता जिसका नाम जैस्पर होता है। अगले दिन मैक्सिम अपने मैनेजर के साथ बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है और उसे अलविदा करता है मगर जाने से पहले वो बोलता है कि दिन के वक्त मेरी बहन बेट राइस और उनके पति लेसी आने वाले हैं। उन्हें हमारी शादी के बारे में पता है और उनके विचार शायद तुम्हारे लिए अलग होंगे, इसलिए तुम संभाल लेना। मुझे भी उनसे मिलना था पर मुझे अभी निकलना है। ये बोलकर मैक्सिम वहाँ चला जाता है और मिसेस डे विंटर नौकरों के बीच अकेली होती है। मंडरले में हर काम के लिए एक अलग सा रूम होता है जहाँ फ्रैंक नाम का बंदा उसकी पूरी हेल्प करता है और वो मिसेस डे विंटर को एक बड़ा सा कमरा दिखाता और बोलता कि यहाँ कई लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं। जबकि लेटर लिखने और फोन करने के लिए एक बड़ा सा कमरा होता है जहां मिसेस डे विंटर अपने काम करने के लिए जाती हैं। वहां रेबिका की लिखी हुई किताबें होती हैं। तभी एक फोन आता है, वो हड़बड़ा जाती है और वो धोखे से बोल देती कि मिसेस डे विंटर को मरे हुए 1 साल हो चुके हैं। मगर तभी वहां डैनवर्स आ जाती है और दोपहर के मेनू के बारे में पूछती है मगर वो मेनू कार्ड देख कर डर जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या ऑर्डर करे और फिर बोलती है जैसा चल रहा है वैसे ही बनाए, मेरे लिए फेरबदल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो फिर से रेबिका किताबें देखती है मगर तभी उससे एक सेरेमिक से बना हुआ शोपीस टूट जाता है जो कि रेबिका का था। वो बहुत डर जाती है और वो उसके टुकड़े समेट कर रेबिका के ड्रॉर में छिपा देती है। जबकि अब हम मैक्सिम की बहन उसके पति को देखते हैं जो लंच के लिए वहां आ चुके होते हैं। फिर वो सब लोग लंच करने लग जाते हैं। उनको मालूम हो जाता कि ये रेबिका की जगह नहीं ले सकती क्योंकि उसमें रेबिका वाले कोई भी गुण नहीं थे। उसके बाद हम मैक्सिम को देखते हैं जो अपने बिजनेस के ट्रिप से आ चुका होता है और मिसेस डे विंटर को अपने साथ घुमाने ले जाता है। उनके साथ जैस्पर भी होता है और वो खेलता हुआ एक बीच हाउस में पहुंच जाता है। वो मैक्सिम से बोलती है हम भी चलकर उस बीच हाउस को देखते हैं मगर मैक्सिम मना करता है। मगर उसके मना करने के बावजूद ही वो उस कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है और उससे बोलती है मुझे कुत्ते के लिए एक रस्सी चाहिए क्योंकि जैस्पर की रस्सी टूट चुकी थी।
जहां उसे रेबिका के और भी निशान मिलते हैं। फिर वो रस्सी लेकर बाहर आ जाती है, जहां मैक्सिम उसे वहां दोबारा जाने से मना करता है और गुस्सा होकर चल देता है, जिससे वो मैक्सिम की बात पर रोती है। मैक्सिम उसे अपना रुमाल देता है, मगर वो भी रेबिका के नाम से लिप्त होता है। उसके बाद मिसेस डे विंटर फ्रैंक से रेबिका की मौत के बारे में पूछती है और वो पूरी डिटेल के साथ बता देता है। फिर हम मिसेस डे विंटर को देखते हैं, जो रेबिका जैसे बनने की कोशिश करती है और उसके जैसे कपड़े पहनती है। उसे देखकर मैक्सिम थोड़ा खुश नजर आता है, मगर तभी वहाँ डेनवर्स आती है और शोपीस के बारे में पूछती है, जो मिसेस डे विंटर से टूट गया था। वो बोलती किसी ने उसे चुरा लिया। यहाँ मिसेस डे विंटर सच बोलती है और वो बताती कि वो मुझसे गलती से टूट गया था। फिर उस रात प्रोजेक्टर में फिल्म देखते हुए मिसेस डे विंटर मैक्सिम से बोलती, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? मगर मैक्सिम के पास शब्द नहीं थे। मैक्सिम बिजनेस के सिलसिले में एक बार फिर से बाहर चला जाता है। मिसेस डे विंटर अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है। फिर वो एक कमरे में डेनवर्स की आवाज सुनती है, जो किसी आदमी से बात कर रही होती है, मगर वो कुछ ठीक से सुन नहीं पाती। एक बार फिर से डेनवर्स रेबिका की चीज दिखाती हुई बोलती कि रेबिका आज भी इस घर में मौजूद है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। डेनवर्स की ये बातें बार बार सुनकर वो टूट चुकी थी। अब रेबिका के बारे में जानना चाहती थी कि वो आखिर चीज क्या थी। फिर वो एक रात रेबिका के रूम में जाती है, जहाँ कुछ लेटर बंधे हुए मिलते हैं। खोलने में पता चलता है कि रेबिका का चक्कर किसी जैक आदमी के साथ था। ये आदमी वही होता जो उस दिन डेनवर्स के साथ अकेले में बात कर रहा था। तभी वहाँ डेनवर्स आती है। अब मिसेस डे विंटर के अंदर थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी और वो हुक्म देती है रेबिका की सारी उल्टी सीधी चीजें नष्ट कर दी जाएं। उसकी बातें सुनकर डेनवर्स मौन सी हो जाती है। फिर हम मैक्सिम को देखते हैं, जो आ चुका होता है। मिसेस डे विंटर उससे फैंसी ड्रेस पार्टी करने को बोलती है, जिससे वो मान जाता है, मगर मिसेस डेनवर्स के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इस बात पर वो मिसेस डे विंटर को एक ड्रेस पहनने को बोलती है, जो रेबिका ने पिछली बार पहनी थी, और फिर मिसेस डे विंटर वो ड्रेस पहनकर पार्टी में आ जाती है। वो सोचती कि मैक्सिम इस ड्रेस को देखकर बहुत खुश होगा, मगर होता कुछ और है। वो उस ड्रेस को देखकर उस पर गुस्सा करता है और उसे जल्दी चेंज करने को बोलता है, और वो रोती हुई ऊपर चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात डेनवर्स से हो जाती है। उसका यही प्लान था और समझाने की जगह बोलती कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम रेबिका की जगह कभी नहीं ले सकती। फिर वो खिड़की खोल देती और उसे उकसाती हुई बोलती कि मैक्सिम तुमको कभी पसंद नहीं करता। वो सिर्फ अपना अकेलापन दूर करना चाहता था तुमसे शादी करके, बल्कि वो उसे और जलीकटी बातें बताती है। उसका मकसद होता कि आत्महत्या कर ले। मगर तभी वहाँ आसमान में एक धमाका होता है और लोगों का एक शोर, जिस वजह से डेनवर्स का सम्मोहन भंग हो जाता है और मिसेस डे विंटर का ध्यान उन लोगों की ओर चला जाता है जो बोल रहे होते कि एक नाव समुद्र किनारे पर है। ये बात सुनकर मैक्सिम भी उसे उड़ जाता है, उसके पीछे मिसेस डे विंटर भी। उसे वहाँ फ्रैंक मिलता और पूछती क्या माजरा है। वो बोलता कि एक नाव में रेबिका की बॉडी मिली है। फिर वो मैक्सिम के बारे में पूछती है। फ्रैंक बोलता कि पता नहीं। उसके बाद वो ढूंढती हुई बीच हाउस आ जाती है, जहाँ मैक्सिम बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। मिसेस डे विंटर उसे दिलासा दिलाती है। मैक्सिम पहली बार रेबिका के बारे में उसे बताता है। मेरी रेबिका से शादी बस नाम की थी। वो मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी और हम साथ होकर भी एक साथ नहीं रहते थे। मैं तलाक देकर अपने खानदान की बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। रेबिका एक बहुत मॉडर्न टाइप की लड़की थी। वो अक्सर मेरे पीछे लोगों को घर लेकर आती थी और उसका जैक नाम शख्स के साथ संबंध थे। और एक दिन उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है, मगर वो बच्चा मेरा नहीं बल्कि जैक का था, और बोलती थी कि ये पूरे मैंडरले को जैक का बच्चा संभालेगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे। और इसी बीच वो धोखे से नीचे गिर जाती है बात करते हुए, और नीचे एक बोट में उसका सर लग जाता है, जिससे वो मर जाती है। उसके बाद मैं उस बोट में छेद कर देता हूँ और वो बोट रेबिका को लेकर समंदर में डूब जाती है, जबकि मैंने दूसरी औरत की लाश को रेबिका की लाश बताया, जिससे ये सब एक घटना लगे। फिर मैक्सिम मिसेस डे विंटर से बोलता, मेरी आंखों में देखकर बताओ क्या तुम मुझे प्यार करती हो। वो कुछ नहीं बोलती। इस पर मैक्सिम बोलता है, ठीक है अब मुझे अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। वो इस पर बोलती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी और आज भी, और वो सिर्फ एक हादसा था। तुम बेगुनाह हो, बस हमको ये साबित करना है अब। और उसे समझाती हुई बोलती, तुमको बस ये बोलना कि तुम बाहर गए हुए थे और आने पर तुम बहुत बीमार थे, जिससे तुमको रेबिका की लाश को पहचानने में बस गलती हो गई। फिर पुलिस वालों के सामने मैक्सिम ऐसे ही बोलता, जिससे मिसेस डे विंटर ने उसे बोला था। इस वजह से उन लोगों को मैक्सिम की बात पर यकीन हो जाता है। मैक्सिम को अब मिसेस डे विंटर से प्यार हो चुका होता है।
और वो उससे बोलता रेबिका हमेशा के लिए यहाँ जा चुकी है अब। मगर रेबिका का आस्तिक जैक मैक्सिम और मिसेस डे विंटर से मिलता है। बोलता है कि रेबिका कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी और मैं ये साबित कर सकता हूँ क्योंकि मरने से एक दिन पहले उसने मुझे एक नोट दिया था और वो नोट मेरे पास अब भी है। वो एक तरह से मैक्सिम को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर मैक्सिम उससे बोलता हमें एक कमरा चाहिए जहां हम खुल के बात कर सकें। मगर कमरे में जाने से पहले वो मिसेस डे विंटर से बोलता है जल्दी से कर्नल जूलियन को लेकर रूम पर आओ, जो कि पुलिस का प्रमुख होता है क्योंकि ये ब्लैकमेल का सवाल था। फिर वो दोनों रूम पर आ जाते हैं। कुछ देर में मिसेस डे विंटर जूलियन को लेकर आ जाती है जहां जैक जूलियन को वो नोट पढ़ने को देता है जिसमें लिखा होता है डार्लिंग जैक, मैं अभी डॉक्टर के पास हूँ और जल्दी मंडरले पहुंच जाऊंगी और पूरी शाम में अपने कॉटेज पे रहूंगी, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रहेगा। फिर जैक बोलता क्या अभी भी तुमको लगता है वो आत्महत्या कर सकती है? जूलियन बोलता इससे कहीं कोई साबित नहीं होता, क्या तुम्हारे पास और कोई गवाह है? फिर जैक के कहने पर डैनवर्स को बुलाया जाता है क्योंकि जैक उससे अक्सर मिलता था। वो भी लगभग जैक का समर्थन दे रही होती है। मगर काफी पूछताछ के बाद बात यह आती है कि वो उस दिन किस डॉक्टर के पास गई थी और क्यों। इस पर डैनवर्स पहले तो कुछ नहीं बताती मगर फोर्स करने पर वो बोलती है कि रेबिका उस डॉक्टर के पास शादी करने से पहले से जाती रही है। जैक उस डॉक्टर का नाम और पता पूछता है जिस पर वो सब कुछ बता देती है। फिर मैक्सिम मिसेस डे विंटर से बोलता हम डॉक्टर से मिलने लंदन जा रहे हैं और अपना ख्याल रखना। फिर वो जूलियन और जैक के साथ वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ खुलेगा असली राज रेबिका के बारे में। यहाँ डॉक्टर बोलता उसे कैंसर था जिसका इलाज नामुमकिन था, वो कुछ महीनों की मेहमान थी बस। मैक्सिम बोलता वो प्रेग्नेंट भी थी। डॉक्टर बोलता ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये बातें सुनकर मैक्सिम और जैक शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों के विचार अलग थे रेबिका के बारे में। डॉक्टर एक बात और बोलता मैंने ऐसी औरत पहली बार देखी। जब मैंने उससे कहा बस कुछ महीने बचे हैं, वो मुस्कुराकर बोली ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कैंसर से मरने से पहले वो मैक्सिम को फंसाना चाहती थी, इसलिए उसने ये बोला था कि मैं जैक से प्रेग्नेंट हूँ और उसे उकसाती थी जिससे मैक्सिम उसे मार कर फंस जाए। इस तरह पूरा मामला निपट चुका होता है। अब मैक्सिम आजाद होता है और जैक भी मैक्सिम से माफी मांगता है। उसके बाद डैनवर्स से फोन करके बोलता है कि रेबिका को कैंसर था इसलिए उसने आत्महत्या करी थी। अब मैक्सिम उसकी वाइफ हमेशा के लिए मंडरले में रहेंगे। अब हम मैक्सिम और फ्रैंक को देखते हैं जो वापस आ रहे होते हैं। मंडरले में पहुंचते हैं आग की लपटें दिखती हैं। जब पास जाके देखते हैं तो पूरा घर जल रहा होता है और सारे नौकर बाहर होते हैं। मिसेस डे विंटर भी जेस्पर के साथ होती है। तभी वो मैक्सिम से मिलती है। मैक्सिम उसे देखकर बहुत खुश होता है। मिसेस डे विंटर बोलती है कि डैनवर्स बोल रही थी ये घर रेबिका का है और उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रह सकता और इसलिए उसने मंडरले को जला दिया। फिर वो सब जलते हुए मंडरले में डैनवर्स को देखते हैं। उसके बाद हम रेबिका का सिंबल देखते हैं जो धीरे धीरे करके जल रहा होता है। तो इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। मिलते एक नई फिल्म में, तब तक के लिए गुड बाय।